Okay, so CA फाइनल ऑडिट, सबसे पहले कुछ बेसिक टॉपिक्स को समझना ज़रूरी है। ऑडिट स्टैंडर्ड बोलना एक तो बंद कर दो, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब इसका मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ हम ऑडिट स्टैंडर्ड नहीं पढ़ते, ऑडिट स्टैंडर्ड तो केवल एक हिस्सा है। अब फोकस होना चाहिए एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल। एंगेजमेंट मतलब क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है, जिस भी सर्विस के लिए जो वो एक्सपेक्ट करते हैं उस प्रोफेशनल से, वो इंगेजमेंट होती है। तो इंगेजमेंट का दायरा बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू ऑडिट। सिर्फ ऑडिट के लिए इंगेजमेंट नहीं होती, ऑडिट के लिए भी इंगेजमेंट होती है, बट सिर्फ ऑडिट के लिए इंगेजमेंट नहीं होती। ऑडिट के अलावा और किस चीज़ के लिए इंगेजमेंट होती होगी? ऑडिट के अलावा इंगेजमेंट होती है अदर सर्विसेज के लिए। ठीक है, ऑडिट तो एक मैक्सिमम या हाईएस्ट लेवल ऑफ एश्योरेंस है। कई बार लिमिटेड एश्योरेंस भी चाहिए होते हैं। ठीक है, अदर सर्विसेज भी चाहिए होती हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि हम ऑडिट स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं सिर्फ, दैट मीन्स आप सिर्फ एक छोटे से पार्ट की बात कर रहे हो, जबकि आपका सिलेबस सभी तरह के इंगेजमेंट को कवर करता है। राइट, सभी तरह के इंगेजमेंट तो अभी भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सीए फाइनल के सिलेबस में इंटरनल ऑडिट नहीं है, कॉन्करेंट ऑडिट नहीं है ना। बट एटलीस्ट जितना सिलेबस है, मत इतना तो समझ लो कि सिर्फ ऑडिट स्टैंडर्ड नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम्म, अभी हम इसी लेक्चर में देखेंगे कि कितनी चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा इस सिलेबस में। तो ऑडिट, रिव्यू और अदर अश्योरेंस सर्विसेज, ये सब के लिए हम इंगेजमेंट करते हैं। ठीक है, बाद में ये क्या लिखा है सर? क्वालिटी कंट्रोल। जो ऑडिटर होगा या जो प्रोफेशनल होगा जो ये सर्विसेज दे रहा होगा, ऑडिट की, रिव्यू की या अदर अश्योरेंस सर्विसेज, जो भी वो पर्सन है, उस पर्सन को अपनी फर्म में क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। मतलब ये वो बात है कि भाई, आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपकी फर्म भी तो कुछ सिस्टमेटिक तरीके से काम करना चाहिए। तो वो सिस्टमेटिक तरीका, गिवन तरीका है, वो सभी फर्म को फॉलो करना पड़ता है। इवन उनके ऊपर भी चेकिंग होती है कि जो ऑडिटर की तरह काम कर रहे हैं, वो अपनी जो फर्म मेंटेन कर रहे हैं, क्या वो अपनी फर्म में क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं? जब वो अपनी फर्म के सिस्टम्स को क्वालिटी दे पाएंगे या अपने फर्म के सिस्टम्स को बेटर तरीके से मेंटेन कर पाएंगे, तभी तो वो किसी को का ऑडिट जो है वो ठीक तरीके से करेंगे। ओके, तो ऑडिटर खुद स्क्रूटनी करने जाता है, तो ऑडिटर की स्क्रूटनी का भी एक प्रोविजन है, सीधी सी बात ये है। इसको हम क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, अब जरा बेसिक बात समझो। ग्लोबली, अब देखो मामला ग्लोबल हो गया है ऑडिट का भी। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए आईएफआरएस आए, आईएफआरएस से इंड एस हमने डेवलप किए, अपनी भाषा में, अपने इंडिया के सिचुएशंस, सरकमस्टांसेस को देखते हुए हमने जो स्टैंडर्ड डेवलप किए उनका नाम रख दिया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज इंड एस। ओके, वैसे ही जो ऑडिट को लेके स्टैंडर्ड्स थे या एंगेजमेंट, ये अब मैं ऑडिट नहीं बोलूंगा, मैं भी बोलूंगा एंगेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल को, है ना, इसको शॉर्ट में हम एक नाम बना लेते हैं। हम बोलेंगे इसे EQC, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल को लेके जो स्टैंडर्ड्स थे इंडिया में, उन्हें भी हमने अपडेट किया। तो क्यों अपडेट किया? क्योंकि अब MNC होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया में एक साथ कई देशों में अपने बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही हैं। अब क्योंकि वो बहुत सारे देशों में अपने बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हैं, उनकी जो अकाउंटिंग है वो मैच होनी चाहिए ना। यहाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, वहाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो पहले लेवल पे तो हमने अकाउंटिंग को सेम पेज पे लाए, फिर उनकी जो चेकिंग होगी वो भी तो सेम पेज पे लानी पड़ेगी। तो ग्लोबली EQC स्टैंडर्ड्स
के लिए एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम था IFAC। ओके, तो सबसे पहले तो ये IFAC का फुल फॉर्म क्या होता है? IFAC का जो फुल फॉर्म है, मैंने फुल फॉर्म, हाँ, रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक बार पढ़ने की बात है। IFSC बोर्ड बोल सकते हो इसको, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, ये IFSC बोर्ड है। इस बोर्ड का ICI भी मेंबर है। ICI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ऑब्वियसली वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग बॉडी का जो बोर्ड है उसका मेंबर है, और हम उसके मेंबर है तो हमें उसको ऑब्वियस जो भी गाइडलाइंस वहां से मिलेंगी, अब हम ICI के मेंबर है तो गाइडलाइंस जो भी ICI से मिलती है हमें फॉलो करनी पड़ती है, हमें कंप्लाई करनी पड़ती है, राइट? वैसे ही ICI खुद एज अ बॉडी इस बॉडी का मेंबर है, तो जब भी IFAC कोई गाइडलाइंस इशू करेगा तो ICI को माननी पड़ेगी। IAASB, अब इन्होंने एक एस्टेब्लिश किया स्पेशली फॉर ऑडिट पर्पस, एक नया बोर्ड एस्टेब्लिश किया, ठीक है, उसका नाम रखा IAASB। ये क्यों एस्टेब्लिश किया उन्होंने? AASB का क्या मतलब है? तो कुछ नहीं, हम भी इसी नाम से बुलाते हैं, ये भी इसी नाम से बुलाते हैं, बस आई इंटरनेशनल जुड़ा हुआ है। AASB का मतलब ये नाम जरूर याद होना चाहिए, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। बात समझ में आई? बस इसी के आगे इंटरनेशनल लगा दो तो हो गया तुम्हारा IAASB, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, AASB, ऐसा ही बोल सकते हो। ये जस्ट जनरल नॉलेज है, समझ में आना चाहिए कि आखिर दुनियादारी चल कहाँ से रही है, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है इसको। तो ग्लोबली एक अकाउंटेंट्स की बॉडी है जिसमें हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो भी मेंबर है, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट मेंबर है तो हमें कंप्लाई करने पड़ेंगे जो भी इस इंटरनेशनल बोर्ड के गाइडलाइंस होंगे। इस इंटरनेशनल बोर्ड ने अपने यहाँ एक बॉडी बना रखी है जिसका नाम इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है, और वो EQC स्टैंडर्ड इशू करता है पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। तो हम एज इट इज अडॉप्ट नहीं करते किसी भी चीज को, हम अपने हिसाब से उसको अडॉप्ट करते हैं। तो ICI ने भी अपने यहाँ पे एक सेटअप कर दिया बोर्ड जिसका नाम AASB रख दिया। बेसिकली वो इन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के हिसाब से बस थोड़ा मोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जैसे हम इंड AS बनाए हमने, IFRS एज इट इज अडॉप्ट नहीं किए, बस वैसे ही हम इंटरनेशनल AASB अडॉप्ट ना करके हमारे AASB को बना रहे हैं, और इन सारे स्टैंडर्ड को हमने नाम दिया है, इस बोर्ड का नाम रखा है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। तो ये बोर्ड जो स्टैंडर्ड इशू करता है फिर वो नोटिफाई होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, है ना, ICI उस पर अपनी रिकमेंडेशन देता है और उसके बाद फिर वो जो है मार्केट में अप्लाई होने लगते हैं। तो बहुत सिंपल सा एक बैकग्राउंड है कि आखिर हम ऑडिट में जिन बॉडीज को फॉलो करेंगे वो बॉडीज किस तरह से कनेक्टेड हैं, कैसे हम इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं, तो ये तरीका मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। फिर वही बात है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए था। थोड़ा फोकस यहाँ पे फिर से करो, ये भी याद करने की चीजें नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग आगे चीजों को ध्यान रखने में, चीजों को क्लासिफाई करने में, चीजों के लॉजिक बनाने में काम आएंगी, ठीक है। जितने भी चीजें हम आगे पढ़ने वाले ना उनका लॉजिक डेवलपमेंट शुरू होगा यहाँ से। मैं तो मेरे कोर्स को ही ऑडिट लॉजिक नाम देने का सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट को लॉजिकली पढ़ाना चाहता हूँ, रादर देन जितना हो सके, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके लॉजिकली सब्जेक्ट को पढ़ो, रटने की जरूरत कम से कम हो, है ना। आदतें बनाएंगे हम छोटी छोटी। तो सबसे पहले तो एक अंडरस्टैंडिंग ले ली हमने, अब देखो यहाँ से आदत बनाना शुरू करो, और ये 5 चीजें दिमाग में आज हम प्रिंट बनाएंगे इसकी। लेट्स सी, कोशिश करते हैं कि ये पांचों चीजें हमें अच्छे से याद हो जाए इसी लेक्चर में। मेरे साथ साथ
कोशिश करोगे तो अच्छा है। क्लासिफिकेशन ऑफ EQC स्टैंडर्ड्स। देखो प्रॉब्लम क्या होती है, थोड़ा सा मैं 1 मिनट का टाइम और लूंगा तुम्हारा इस पे आने के पहले। हम ऑडिट का कोई लेक्चर देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम दोबारा उसको कुछ समय बाद देखते हैं तो हम भूल जाते हैं। खासतौर पे वो स्टूडेंट जो जो कनेक्ट नहीं कर पा रहे सब्जेक्ट से, जो भूल जाते हैं, बार बार ऑडिट के टर्म्स को भूल जाते हैं। मेरा फोकस उधर है। और जो नए बच्चे हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक बहुत जेन्युइन और बहुत जनरल समस्या है, किसी भी सीनियर से बात करके देखो कि मेन प्रॉब्लम ये आती है कि ऑडिट जब कोई समझाता है तब तो समझ आ जाता है, पर समझते समझते भी ना तो वो वर्ड्स याद रहते हैं, उसमें से फिर कुछ वर्ड याद भी रह गए तो सेंटेंस बनाने या फ्रेज बनाने में समस्या है। और बहुत एक बड़ी गलतफहमी है मार्केट में कि स्टूडेंट्स के बीच में ये चलता है कि यार हमें तो एज इट इज लिखना पड़ेगा अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। एज इट इज लिखना पड़ेगा अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्या ये सच है? ये पार्शियल सच है। मतलब एज इट इज लिखना पड़ेगा ये तो सच है, पर एज इट इज का मतलब नहीं पता उन्हें। उन्हें लगता है कि वो जो मॉड्यूल में लिखा है ना, वो का वो लिखना पड़ेगा। नहीं, कई बच्चे यूट्यूब पे अपनी कॉपी का वो डालते हैं रिव्यू कि मैंने जो लिखा था मुझे अच्छे नंबर मिले। अच्छे नंबर वालों की कॉपी देखो जरा, और पहले से अपना दिमाग सेट करो, सही डायरेक्शन में दौड़ो, रटने मत बैठ जाओ। नहीं रट सकते आप। एज इट इज लिखने का उनका मतलब ये होता है कि जो सेंटेंस वहां लिखा है, ऑब्वियसली उनका मीनिंग उन्हीं वर्ड्स के साथ बनेगा जो वर्ड्स वहां लिखे हैं। आप डिक्शनरी यूज नहीं कर सकते, आप उनके सिनोनिम्स यूज नहीं कर सकते, दैट इज ओके। बट अगर वहां 8 लाइन लिखी है तो मैं भी 8 लाइन लिख के आऊंगा, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। आपके आंसर की रिक्वायरमेंट अगर केवल 1.5 लाइन है तो उन 8 में से आपको केवल वो 1.5 ही लिखनी है, ये जरूरी है। उन 8 लाइन को समझो, उसमें से कहां पे कौन सी अप्लाई हो रही है वो लिखो। तो वो रटना नहीं है, एज इट इज लिख के नहीं आना है। बहुत सारे बच्चे यही कोशिश करते हैं, मैं तो हर आंसर में जैसे ये 8, मतलब मेरा पूरा पैराग्राफ है वो पूरा ही लिखना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। और तुम देखोगे जब दिमाग में धीरे धीरे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है देखो, इस सब्जेक्ट को समझते जाओ और समझने के साथ वोकेबलरी बनाते जाओ। जैसे जैसे दिमाग में वोकेबलरी बनेगी, ये चीज तुम्हारा एक तरह से तुम्हारे लिए अनकॉन्शियस माइंड में चली जाए। मेरा कोशिश है कि मैं इस लेक्चर में इस वोकेबलरी को और इन टर्मिनोलॉजी को अनकॉन्शियस माइंड में धकेल दूं तुम्हारे साथ। तो इसके लिए तुम बाद में एफर्ट करना चाहते हो तो देख लो। मेरा सजेशन यही है कि मेरे साथ लेक्चर के साथ ही एफर्ट दो। मेरा पर्पस ही ये है ये लेक्चर बनाने का, कि मेरे लेक्चर के साथ ही ये बात खत्म हो जाए। ठीक है, अगले लेक्चर में देखना मैं रिवीजन के साथ ही शुरू करूंगा। वो 10 बार चीजें रिवाइज होगी जब तक वो दिमाग में पीछे सेटल नहीं हो जाती। सो लेट्स सी। एक बेसिक बात हमने पढ़ ली कि आखिर हम टोटल पढ़ क्या रहे हैं। हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं क्या? सिर्फ नहीं, सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ज्यादा बड़ी चीज पढ़ रहे हैं। क्या बड़ी चीज पढ़ रहे हो सर? EQC, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, EQC स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोलना बंद कर दो। EQC स्टैंडर्ड में 5 चीजें पढ़ने वाले हैं हम। सबसे पहले तो इसका QC पकड़ लो, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। ये वो स्टैंडर्ड है जो सब, मतलब एक तरह से होता है ना, हम बोलते हैं परवेजिव है। परवेजिव, ये मैनेजमेंट में वर्ड पढ़ा था तुमने, प्लानिंग इज ऑल परवेजिव। परवेजिव मतलब कोई भी साइज की ऑर्गेनाइजेशन हो सबको प्लानिंग करनी पड़ती है, बस उसी तरह से समझ लो। स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल वो स्टैंडर्ड है जो लगाई किस पे देते हैं हम ऑडिट फॉर्म्स पे लगा देते हैं। अरे जो भी काम करना है वो किसको करना है? इन ऑडिट फॉर्म्स को करना है। और ये स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस किसको करना है? इन ऑडिट फॉर्म्स को ही करना है। तो अपने आप इनका इंपैक्ट चला जाएगा बाकी के सारे एंगेजमेंट्स पे। तो क्वालिटी कंट्रोल को हम सोर्स पे ही लगा देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लाइंट के ऊपर छोड़ो, जो ऑडिटर जाएगा क्लाइंट को
ऑडिट करने, ऑडिट सर्विस प्रोवाइड करने, उस ऑडिटर पे ही हमने ये स्टैंडर्ड लगा दिए। मैं थोड़ा सा पिक्चर इमेजिनेशन देता हूं तुम्हें। देखो, कोई भी चीज ध्यान रखने के लिए ऐसे छोटे छोटे काम करते रहना चाहिए, खुद से भी रिवाइज करो तो ऐसे बनाते जाओ। सपोज ये ऑडिटर है, ऑडिटर फर्म मान लो, ऑडिटर मान लो, इंडिविजुअली ले लिया मैंने अभी, और ये है इसका क्लाइंट, या इसके मल्टीपल ऐसे क्लाइंट होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं एसक्यूसी तो इन्हीं पे लगा दिया जाता है, इन्हीं के ऊपर अप्लाई हो जाता है ये। और बाकी की जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं, एस ए, एस आर ई, एस ए ई, एस आर एस, ये चार चीजें क्या होती है अभी समझाता हूं। ये लगाए जाते हैं किस पे? क्लाइंट पे। इसे तो इसी पे लगा दिया, ऑडिटर फर्म पे। तो जब ऑडिटर फर्म को सुधार देंगे तो ऑब्वियसली इंपैक्ट चला जाएगा ना यहां। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, शॉर्ट में अपन इसको बुलाएंगे एसक्यूसी। एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन ऑडिट फर्म्स। मतलब ये स्टैंडर्ड क्यों बनाए जाते हैं? ताकि ये किया जा सके, ये पर्पस है, ये पर्पस है। देखो पर्पस को ध्यान से देखो, अभी याद हो जाएगा। एक सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल चाहिए, अच्छी क्वालिटी की सर्विस देना है, या अच्छी क्वालिटी की सर्विस दे सके ऑडिट फर्म, इस वजह से उसके ऊपर कुछ स्टैंडर्ड अप्लाई कर दिए जाते हैं कि आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे। तो एक अच्छा सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, एक अच्छा सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एस्टेब्लिश भी किया जाए, बनाया भी जाए, पर एक बार बना देने से काम नहीं चलेगा, मेंटेन भी करता रहे। तो ऐसा सिस्टम जो अच्छी क्वालिटी मेंटेन करता रहे, ऐसे सिस्टम को पहले बनाओ, फिर उस सिस्टम को मेंटेन करो, ताकि अच्छी क्वालिटी दे पाएगी कोई ऑडिट फर्म। तो किसमें? इन ऑडिट फर्म्स और सोल प्रोप्राइटरशिप ऑडिटर। मतलब कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पार्टनरशिप फर्म बना के ऑडिट करते हो या आप इंडिविजुअल ऑडिटर हो, आपकी वो प्रोप्राइटरशिप है ऑडिट फर्म, राइट? सबके ऊपर ये एसक्यूसी लगते हैं। तो सोर्स पे ही ये स्टैंडर्ड लगा देते हैं हम। यहां आ गई मेरी बात समझ? बाकी के स्टैंडर्ड कैसे लगेंगे? जब इंगेजमेंट की बात होगी कि आप ऐसे बना रहे हो, तो कौन से स्टैंडर्ड, मतलब आपकी इंगेजमेंट ऑडिट के लिए हुई है, आपकी इंगेजमेंट रिलेटेड सर्विस के लिए हुई है, अश्योरेंस सर्विस के लिए हुई है, रिलेटेड सर्विस के लिए हुई है, किस चीज के लिए आप रिव्यू के लिए हुई है, किस चीज के लिए आपकी इंगेजमेंट हुई है क्लाइंट के साथ। तो बाकी के स्टैंडर्ड ऐसे चलते हैं कि क्लाइंट के एंगेजमेंट के ऊपर अप्लाई होते हैं, एंगेजमेंट बेस्ड नहीं ये सारे स्टैंडर्ड। और इसको तो बोल दिया कि ऑडिटर के क्वालिटी कंट्रोल कर दो, तो एसक्यूसी ऑडिटर के ऊपर ही लगा दिया जाता है, ऑडिटर फर्म पे ही लगा दिया जाता है। पर्पस क्या है एसक्यूसी का? एक अच्छा क्वालिटी स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किया जाए और मेंटेन किया जाए, ऐसा सिस्टम बनाया जाए, राइट? हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी कुछ वर्ड्स बस तुम्हें दिमाग में रखना है। ऑडिट को ना बर्ड आई व्यू की तरह पढ़ना चाहिए। सबसे ऊपर देखो, सबसे छोटे छोटे वर्ड्स ध्यान में रख लो कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ को फिर फर्दर डिग इन करते जाओ, ठीक है? तो स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल ये तो लगा दिया सोर्स पे। अब चलते हैं एंगेजमेंट के ऊपर, ये चार चीजें लगती हैं। सबसे सिंपल नाम जो तुम आईपीसीसी में भी पढ़ के आए हो, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो ये क्या होते हैं? जब कोई क्लाइंट ऑडिटर अपॉइंट करता है तो उसका पर्पस होता है कि उसने क्यों उसे अपॉइंट किया है। उसका पर्पस ये होता है कि उसने अकाउंट्स बना रखे हैं, उन अकाउंट्स का ऑडिट होना है। अकाउंट्स को पता है तुम्हें क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये अकाउंट्स का ही नाम है, राइट? तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि अकाउंट्स का ही नाम है बेसिकली, इसके ऊपर हमें उस ऑडिटर से
स्क्रूटनी चाहिए कि ये जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमने बनाई है, ये इन अकॉर्डेंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाई है, इन अकॉर्डेंस विथ लॉ बनाई है। इन चीजों के ऊपर हमें अश्योरेंस चाहिए, अश्योरेंस चाहिए, भरोसा चाहिए। हम कौन है सर? हम यूजर हैं। यूजर कौन होते हैं? यूजर ऑफ अकाउंट्स या अकाउंटिंग। हम मैनेजमेंट भी हो सकते हैं, हम शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, हम गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, हम इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। सबको चाहिए बिल्कुल। इसीलिए तो ऑडिट करना कंपनीज में कंपलसरी है, और उसकी एक ऑडिट रिपोर्ट बनती है, और वो ऑडिट रिपोर्ट शेयर होल्डर तक पहुंचती है। वो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होती है आरओसी पे। तो जो लॉजिक है कि हमें ऑडिटिंग क्यों चाहिए, एक अश्योरेंस के लिए चाहिए। किस चीज पे अश्योरेंस चाहिए आपको? अश्योरेंस का मतलब समझ रहे हो ना? अश्योरेंस का मतलब कंप्लाइंस हुआ है। जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए थे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो रूल्स एंड रेगुलेशन चाहे जिसने बनाए हो, जिस भी बॉडी ने बनाए हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने बनाए हो, अकाउंट्स किस तरह से मेंटेन होने चाहिए, कंपनीज एक्ट ने बनाए हो, फॉर्मेट को लेके, फ्रेमवर्क को लेके, कोई आईसीआई की गाइडलाइन इशू हुई हो जिसका कंप्लाइंस होना चाहिए, जो भी चीजें उसके उस ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाइड हैं, उन सारी चीजों का कंप्लाइंस हुआ है, इस चीज का अश्योरेंस चाहिए। ठीक है। इस अश्योरेंस को लेने के लिए हम एक ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। ऑडिटर आके हमारे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट करता है। वो जब ऑडिट करेगा, उसके लिए हमने बनाए हैं स्टैंडर्ड्स। उसे ये कहा कि भाई तुम एज अ ऑडिटर इन स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस करोगे, इन स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस करना पड़ेगा, तो ही रीजनेबल अश्योरेंस मिलेगी। मतलब ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल अश्योरेंस लेना। किसके ऊपर? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो जब, अब इमेजिन करके देखो, इसको रटो मत। तुम्हें एक कंपनी में बुलाया गया, तुमसे कहा कि हमको आपसे ऑडिट करवाना है। आपने कहा ठीक है, ऑडिट करवाना है। क्या ऑडिट करवाना है? उसने कहा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैंने कहा ठीक है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट कर दूंगा। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे से ऑडिट कराने का? उसने कहा मेरे को उसके ऊपर रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए। क्लाइंट बोल रहा है मेरे को रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए कि मैंने जो ये अकाउंटिंग की है, मैंने जो ये रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, ये इसमें सारा कंप्लाइंस हो गया है, जो भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल था। देखो, वो कंप्लाइंस को फॉलो किसने किया है? क्लाइंट नहीं किया है। हम तो केवल जाके चेक कर रहे हैं कि उसने ठीक से कंप्लाई किया है कि नहीं। हम कंप्लाइंस नहीं करवाएंगे उसका। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। कंप्लाइंस तो वो करके बैठा है, मैं तो जाऊंगा और उसे चेक करूंगा एज एन ऑडिटर कि उसने कंप्लाइंस ठीक है, और फिर उस पर एक रिपोर्ट बना के दूंगा कि हाँ तुमने ठीक कंप्लाई किया है या तुमने ठीक कंप्लाई नहीं किया है। ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। कंप्लाइंस तो वो ही करता है, क्लाइंट। हम तो जाके उसे चेक करते हैं और फिर उस पर रिपोर्ट बना के देते हैं। इसको बोलते हैं अश्योरेंस देना, भरोसा देना। तो अश्योरेंस पूरे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे चाहिए। मैंने कहा ठीक है चलो मैं अश्योरेंस भी दे दूंगा। क्या ये, अब यहां तक बात हो गई। उसने बोला मुझे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अश्योरेंस चाहिए। हमने उसे कह दिया ठीक है दे देते हैं। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ मेरा, एक सवाल और पूछूंगा उससे। ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्लाइंट पूछ रहा है यार तुम सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो। मैं कह रहा हूं अभी बताता हूं, रुको। एज अ ऑडिटर मैं उसे कह रहा हूं अभी बताता हूं मैं तुमसे इतने सवाल क्यों पूछ रहा हूं। तुमने कहा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अश्योरेंस चाहिए, मैं दे दूंगा। तुम्हें कैसा अश्योरेंस चाहिए? क्लाइंट बोलेगा कैसा अश्योरेंस का क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बोलूंगा भैया कैसा अश्योरेंस का ये मतलब होता है, तुम्हें रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए या लिमिटेड अश्योरेंस चाहिए? क्लाइंट बोलता है मेरे को फुल फुल अश्योरेंस चाहिए, पूरा भरोसा। मैंने कहा वो मिलता ही नहीं, वो मेरे पास है ही नहीं, मैं दे ही नहीं सकता। मैं क्या कोई और को बुला लो वो भी नहीं दे सकता। इतना टाइम ही नहीं होता। तुम्हारी मीटिंग होने वाली है अभी थोड़े दिन में,
तुम मुझे अभी बुला रहे हो, हाँ, मैं कैसे दे दूंगा तुम्हें फुल एश्योरेंस? हर चीज चेक कर लूंगा क्या मैं? इट्स नॉट पॉसिबल। टाइम, कॉस्ट, कंस्ट्रेंट, ये करने ही नहीं देंगे। और तुम इतनी मेहनत का मेरे को पैसा भी क्या दोगे? हाँ, तो ना तो वो इतने छोटे से टाइम लिमिट में पॉसिबल है, और ना ही वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में सक्सेसफुल है। मतलब कि मुझे उतना बेनिफिट मिलेगा नहीं जिस कॉस्ट पे तुम मुझसे एक्सपेक्ट करोगे। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट फुल एश्योरेंस। मैक्सिमम है रीजनेबल, रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस को अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, किसको बोला जाएगा रीजनेबल एश्योरेंस, क्योंकि ये वर्ड अगर समझ में आएगा तो आगे के बहुत सारे स्टैंडर्ड समझ में आएंगे। तो मेरा जो पर्पस है इस तरह का पढ़ाने का वो यही है कि लॉजिक से समझो ऑडिट को। इस कहा इस ये जो रियल वर्ल्ड में होता है इनको इमेजिन कर करके समझो, फिर देखो तुम इसे नहीं भूलोगे इस सब्जेक्ट को। बच्चों के साथ दिक्कत ये है कि इसको तो वो ये मान के चलते कि इसको रटना है। नहीं नहीं, इसको नहीं रटना है, ठीक है? तो कहानी कहाँ पहुंची? फिर से वो उसी कहानी पे, रोज यही कहानी पढ़ेंगे अपन, एक ही कहानी पे बातें होंगी दो लोगों के बीच में, एक होगा क्लाइंट, एक होगा ऑडिटर। तो पहली पहली बार किसी ऑडिटर को क्लाइंट ने बुलाया है, कहानी ऐसे चल रही है। क्लाइंट ने बोला मुझे चाहिए कि भैया मेरे अश्योरेंस दे दो मुझे। बोले काय पे अश्योरेंस दे दो? सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए काय, किस चीज पे अश्योरेंस चाहिए, क्योंकि अभी चीजें बदलने वाली हैं, आगे जाके मैं बदल दूंगा इसी कहानी में, वर्ड्स बदल जाएंगे। तो पहला जो सीन चल रहा है उसके अंदर क्लाइंट बोल रहा है मुझे अश्योरेंस चाहिए। मैं ऑडिटर ने पूछा किस चीज पे अश्योरेंस चाहिए? क्लाइंट बोलता है मुझे अश्योरेंस चाहिए हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। मतलब वो पूरे अकाउंट पे मांग रहा है। मैंने कहा ठीक है दे देंगे, बताओ कैसी अश्योरेंस चाहिए? क्लाइंट बोलता है सामने से, अब आप बोल रहे हो कि फुल अश्योरेंस तो मिल नहीं सकती, ठीक है भैया रीजनेबल दे दो। पर क्लाइंट मुझसे पूछ रहा है आप ये सवाल पूछ क्यों रहे हो? मैंने उसे कहा देखो तुम्हें तो ऑडिट कराना है, सिर्फ मेरे को तो ऑडिट करना है। तो ऑडिट करने के लिए मुझे भी स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे, जो मेरी मैम आईसीआई ने जो बोर्ड बनाया हमारा AASB, ऑडिटिंग एश्योरेंस बोर्ड, उसने मुझे गाइड करके रखा है कि भैया जैसा माथा हो वैसा तिलक लगाना। मतलब जैसा काम मिले वो वाले स्टैंडर्ड फॉलो करना। अगर काम मिला है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का और उस पे क्लाइंट तुमसे रीजनेबल एश्योरेंस मांग रहा है, तो भाई तुम्हें स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग फॉलो करने पड़ेंगे, आपको एसेस फॉलो करने पड़ेंगे। आई होप मेरी बात समझ में आई, एसेस कब फॉलो करने पड़ते हैं। और वो ये कहता है मुझसे, मेरा बोर्ड ये कहता है कि जब तुम ऐसा एसेस फॉलो करके उसे रीजनेबल एश्योरेंस दोगे तो उसे एक पॉजिटिव एश्योरेंस देना रिपोर्ट में। पॉजिटिव एश्योरेंस मतलब इसमें बहुत मेहनत लगती है, इसके चार्जेस अलग हैं, दूसरे वाले कामों के चार्जेस अलग हैं। ऑब्वियसली मैं जिस तरह की सर्विस दे रहा हूं वैसे चार्जेस लूंगा ना। यहां पे तुम उसे पॉजिटिव एश्योरेंस दे के आना। क्लाइंट, अपने क्लाइंट को एज एन ऑडिटर आप इसमें पॉजिटिव एश्योरेंस दे के आओगे। अपने क्लाइंट को आप पॉजिटिव एश्योरेंस, ये सर पॉजिटिव एश्योरेंस क्या होता है? पॉजिटिव एश्योरेंस मतलब अगर कोई काम ठीक हुआ है तो लिखो कि ये ठीक हुआ है। सर नेगेटिव एश्योरेंस क्या होता है? अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं। पॉजिटिव का मतलब समझो, हम बोलेंगे कि हाँ इसने इसका कंप्लाइंस किया है, ऐसा लिखेंगे रिपोर्ट में, इसने कंप्लाइंस किया है, इसने कंप्लाइंस किया है, इसने कंप्लाइंस किया है, ऐसा लिख के आओगे। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एश्योरेंस। तो रीजनेबल पॉजिटिव अश्योरेंस देना पड़े अगर हम क्या फॉलो कर रहे होंगे? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। टोटल 38 स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें कंप्लाई करने पड़ते हैं। इन 38 स्टैंडर्ड्स का कंप्लाइंस करना पड़ेगा। सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी सर्विस ऑडिट की यही होती है। इसकी फीस भी उसी अकॉर्डेंस में होती है। अगला सीन मूवी का, फिर से मैं वापस एंटर किया एज ए ऑडिटर। मेरे सामने क्लाइंट है, क्लाइंट से हाई हेलो हुई। क्लाइंट ने बोला देखो जी हमको कुछ ऑडिट रिलेटेड सर्विस चाहिए। मैंने कहा ठीक है जी दे देंगे, बताइए ऑडिट रिलेटेड कौन सी सर्विस चाहिए आपको? बोले हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अश्योरेंस चाहिए। मैंने कहा ठीक है, ये तो वही बोल रहा है जो पिछला क्लाइंट बोला था, ध्यान से समझना। ये क्लाइंट बोलता है मुझे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अश्योरेंस सर्विस चाहिए। मैंने कहा ठीक है, यहां तक भी ठीक है।
मेरा अगला सवाल तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। मेरा अगला सवाल क्या है? मेरा अगला सवाल ये होना चाहिए, भैया कौन सी कैटेगरी का एश्योरेंस चाहिए आपको? बोले कौन कौन सी कैटेगरी का एश्योरेंस होता है? मेरे को तो फुल चाहिए। फिर उसको भी यही जवाब देंगे, भैया फुल तो मिलता ही नहीं। फुल वुल की बात मत करो, या तो रीजनेबल मिलेगा या तो लिमिटेड मिलेगा। पिछला क्लाइंट हमसे रीजनेबल मांगा था, ये वाला क्लाइंट कहता है लिमिटेड रिव्यू, लिमिटेड दे दो, लिमिटेड एश्योरेंस चलेगा मेरे को। पर लिमिटेड का क्या मतलब है? तुम मतलब अश्योरेंस दोगे भी कि नहीं दोगे? नहीं नहीं, लिमिटेड का मतलब है मॉडरेट लेवल, और रीजनेबल का मतलब है हाईएस्ट लेवल। मैक्सिमम मेरी कैपेसिटी, मेरे अंदर जितनी कैपेसिटी है ना, मैं सारी झोंक दूंगा। फुल तो मिलता ही नहीं है आपको। अगर कोई बोल रहा है कि फुल एश्योरेंस देता है कोई, तो वो झूठ बोल रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। जब मैं कहता हूं कि मैं रीजनेबल एश्योरेंस दूंगा, इसका मतलब है मेरी हाईएस्ट लेवल एश्योरेंस देने वाला हूं मैं। और अगर मैं कहता हूं मैं लिमिटेड एश्योरेंस दूंगा, तो इसका मतलब मैं मॉडरेट लेवल एश्योरेंस दूंगा। अच्छा, तो ये वाला क्लाइंट कहता है कि सबकी फीस अलग अलग होती है। मैंने कहा हाँ। उसने दोनों फीस पूछी, उधर हाई थी इधर लो थी। उसने कहा यार देखो, हमारे पास वैसे भी ऑडिटर है, वो थोड़ा ज़्यादा बिजी रहता है, मेरे को किसी छोटे मोटे काम के लिए आपसे काम कराना है। मेरी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पे आपका अश्योरेंस मेरे को लिमिटेड अश्योरेंस चलेगा। मैंने कहा ठीक है। उसने पूछा वही सवाल जो पिछला कॉइन प्लस चला, आप इतना क्यों पूछ रहे हो, आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं बोलूंगा देख भाई, तेरे को लग रहा होगा केवल पैसों का मामला है और केवल टाइम का मामला है। ये तो है ही, ये तो मेन मुद्दा है, चल ठीक है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है मेरे साथ। जब मैं रीजनेबल अश्योरेंस देता हूं, तो मेरे को स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग फॉलो करने पड़ते हैं। ऑडिट करते समय 38 स्टैंडर्ड फॉलो करता हूं, इसलिए इतना पैसा मांगता हूं। लिमिटेड एश्योरेंस में मेरे को केवल दो दो दिए हैं स्टैंडर्ड, उनका ही मुझे कंप्लाइंस करना पड़ता है। और अगर आप मुझसे रीजनेबल एश्योरेंस लेते हो, तो मैं एक पॉजिटिव एश्योरेंस देता हूं, आपने ये कंप्लाइंस किया है, ये कंप्लाइंस किया है, ये कंप्लाइंस किया है। यहां पे मैं आपको पॉजिटिव एश्योरेंस नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो लिमिटेड चेक कर रहा हूं ना। मुझे क्या पता आपने कितने कंप्लाइंस कर पाए या नहीं। आप जो मुझे गिवन टास्क दे रहे हो, उस हिसाब से मैं थोड़ा मॉडरेट लेवल का चेकिंग करूंगा, और मैं ये बताऊंगा कि मुझे कुछ गलत नहीं मिला। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे सब कुछ सही मिला। सब कुछ सही मिला ऐसा रिपोर्टिंग करना पॉजिटिव एश्योरेंस, और ये रिपोर्टिंग करना कि मुझे कुछ गलत नहीं मिला। इस चीज को समझना। मटेरियली, ये मटेरियली वर्ड पे आने वाला हूं अभी थोड़ी देर में। सब कुछ ठीक है, ऐसी रिपोर्टिंग होती है। और यहां पे लिखते हैं मटेरियली, ये रटना नहीं है, समझना है पहले। वर्ड्स अपने आप धीरे धीरे वोकेबलरी बनेगी। कुछ गलत नहीं मिला, मटेरियली कुछ गलत नहीं मिला। तो मटेरियली सब कुछ ठीक मिला है, और मटेरियली कुछ गलत नहीं मिला। ये अंतर होता है पॉजिटिव एश्योरेंस और नेगेटिव एश्योरेंस का। तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एश्योरेंस, ऐसे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कब फॉलो किए जाते हैं? जब, अब मैं थोड़ा सा फॉर्मल हो रहा हूं, थोड़ा सा, जब ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में जो एंगेजमेंट है, वो किस बात को लेके है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे रीजनेबल एश्योरेंस देना पड़ेगा, तब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कंप्लाई होते हैं। और टोटल 38 स्टैंडर्ड है जिनका कंप्लायंस करना पड़ेगा ऑडिटर को, ये दिमाग में रखने पड़ेंगे ऑडिट करते समय। नंबर टू, अगर क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में जो डील हुई है, जो एंगेजमेंट हुआ है, वो एंगेजमेंट हुआ है किस चीज को लेके? कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अश्योरेंस चाहिए, लेकिन रीजनेबल नहीं, लिमिटेड, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। लिमिटेड एग्जामिनेशन, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। तो पूरा एग्जामिन नहीं करवा रहा है वो हमसे, कुछ पार्ट है केवल हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जो वो हमसे एग्जामिन करवा रहा है। लिमिटेड एग्जामिनेशन होगी, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस मिलेगा। लिमिटेड एग्जामिनेशन होगी, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस मिलेगा। लिमिटेड अश्योरेंस नहीं बोलना, लिमिटेड एग्जामिनेशन होगी, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस मिलेगा। ये वाली बात डिसाइड हुई है एंगेजमेंट में। तो एज एन ऑडिटर, एज एन ऑडिटर हमें
कितने स्टैंडर्ड को देखना है? 2। और इस कैटेगरी को बोला क्या जाता है? SRE। क्या देखना है? ऐसे नहीं देखना है, ऐसे 38 अलग निकल गए। ये वाला एंगेजमेंट किया है, अगर ये सर्विस पे बात हो रही है तो आपको SRE देखना है। SRE का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। इनको बोला जाता है रिव्यू एंगेजमेंट। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम उस पर छोटा मोटा रिव्यू दे रहे हैं अपना। अश्योरेंस नहीं, वो अपना फुल अश्योरेंस नहीं दे रहे, सिर्फ रिव्यू दे रहे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए देखो यहां नेगेटिव एश्योरेंस लिखा है, एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, सिर्फ क्या दे रहे हैं? रिव्यू दे रहे हैं। एश्योरेंस कैसा है? मॉडरेट लेवल। बात समझ में आ रही है? मतलब हम गारंटी नहीं ले रहे कि सब कुछ ठीक है। गारंटी तो वैसे भी कभी नहीं होती, गारंटी तो मांगो ही मत। रीजनेबल मांग सकते हो कि मैं मेरी पूरी कैपेसिटी लगा के बता दूं तुम्हें कि हाँ सब कुछ ठीक है, मेरी कैपेसिटी लगा के बता दूं कि सब कुछ ठीक है, ऐसी रिपोर्ट दे दूं। बात समझ में आई? उसे बोलते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। और मैं केवल रिव्यू दे रहा हूं, मतलब मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं मेरे आंसर में, मतलब रिपोर्ट में। सब कुछ चेक करने के बाद मैं बोल रहा हूं हाँ मटेरियली कुछ गलत नहीं मिला। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब सही मिला, मैं कह रहा हूं कुछ मटेरियली गलत नहीं लग रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिव्यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। फिर से सीन रिपीट। एज एन ऑडिटर हम क्लाइंट के पास गए, क्लाइंट ने बोला कि हमें आपसे कुछ सर्विसेज चाहिए। मैंने कहा ठीक है मैं आ गया हूं, बताइए क्या आपको हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पे सर्विस चाहिए, ऐसा ऑडिटर पूछ रहा है। तो क्लाइंट बोलता है नहीं 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 नहीं, उसके लिए हमारे पास ऑडिटर है हमारा, वो काम कर रहा है। क्या फिर मुझे क्यों बुलाया? बोले एक नया प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट है मतलब अभी कुछ लॉन्च वॉन्च नहीं हुआ, उसके लिए पैसे भी आएंगे, पैसे लाने हैं, फिर वो प्रोजेक्ट में लगाएंगे, फिर असेट खरीदेंगे, फिर प्रोडक्शन होगा वगैरह वगैरह, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है उसके पास, प्लानिंग कर रहा है वो मुझे बुला के बोलता है थोड़ा फोरकास्टिंग बेसिस पे मुझे, ये लोग बोल रहे हैं, मतलब मेरे जो मैनेजर्स हैं, वो क्लाइंट बोलता है कि मेरे पास जो मैनेजर है, जो टीम है, जो इंजीनियर्स है, उन्होंने मेरे को बहुत सारा ज्ञान दिया है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। उसका टेंटेटिव हमने बजट भी बनाया है। बजट बनाने के बाद कहाँ खर्चा होगा, कहाँ इनकम होगी, कहाँ एक्सपेंसेस होंगे, वो किस नेचर के होंगे, ये सब मुझे बता रहे हैं वो। मैं चाहता हूं कि इन सारे इनकम एक्सपेंस असेट लाइबिलिटी की कहानी को आप अभी ऑडिट करके एक थोड़ी सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दो, कल मैं बैंक वगैरह में भी लगाना चाहता हूँ, और खुद के लिए मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अच्छा है, और बैंक वगैरह में भी लगा लूंगा तो शायद मुझे लोन वगैरह मिल जाएगा, गवर्नमेंट को के पास भी मिल सकता है, काइंड ऑफ इस तरह से वो मुझे समझा रहा है। मैंने कहा अच्छा ये पर्पस है आपका, तो ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे नहीं जा रहा। मेन मुद्दा ये है, वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे नहीं जा रहा जो रिकॉर्ड हो चुके हैं, वो कह रहा है फ्यूचर में हम कुछ करने वाले हैं, उसके लिए मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। अच्छा, और उस पे एक अश्योरेंस चाहिए कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो ऐसे ऐसे अकाउंटिंग होगी, इतना इतना प्रॉफिट बनेगा टेंटेटिव, तो उस प्रॉफिटेबिलिटी को देख के शायद बैंक वाले लोन दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, मतलब उसे चाहिए तो अश्योरेंस ही, पर उसे हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पे नहीं चाहिए। इनका नाम होता है स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस तो है पर किस पे नहीं है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, अश्योरेंस तो है अदर देन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। अदर देन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को छोड़ के कोई और अश्योरेंस कोई व्यक्ति अगर मुझसे मांग रहा है एज अ प्रोफेशनल, अश्योरेंस मांग रहा है पर हिस्टोरिकल पे नहीं। यहां पे दोनों केस पे थे, अश्योरेंस थे पर दोनों हिस्टोरिकल पे ही थे। अंतर किस्मत क्या था? केवल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग मतलब एसएस और एसआरई में अंतर यह था, अश्योरेंस था हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पे था, एक जगह रीजनेबल था, एक जगह लिमिटेड था। लिमिटेड या मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस था, लिमिटेड एग्जामिनेशन थी। यहां पे हम बोल रहे हैं अश्योरेंस चाहिए पर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पे नहीं चाहिए, तो दोनों से कितना अलग हो गया? बिल्कुल अलग हो गया। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पे अश्योरेंस नहीं चाहिए पर अश्योरेंस चाहिए किसी और चीज पे, अश्योरेंस मांगा जा रहा है। आखिरी केस में पता है अश्योरेंस है ही नहीं, बस खेल खत्म, 4 कैटेगरी बन गई। एक क्लाइंट यहां पे देखो क्या लिखेगा वो, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस। रिलेटेड सर्विस मतलब वो आपसे कोई और सर्विस ले रहा है, अश्योरेंस सर्विस नहीं ले रहा है, मतलब वो चेकिंग वेकिंग नहीं करा रहा है, चेकिंग के अलावा कुछ और करा रहा है, कंपाइलेशन करा रहा है, टैक्स
कोई अच्छा सिस्टम बना रहा है आपका, तो आपकी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर आप लोग मिलके तय कर रहे हो, इस ग्राउंड पे एंगेजमेंट हो रही है। अश्योरेंस के लिए एंगेजमेंट ही नहीं हो रही है, तो वो कहलाते हैं एसआरएस। वो दो है। और ये जो अश्योरेंस एंगेजमेंट है, ये एस ई, ये तीन है। टोटल मिला के इतने ही है। अब देखो, मैं फिर से बाइफरकेट कर दूं इसको, कल से तुम खुद बनाने लगोगे और फिर देखो कितनी क्लैरिटी आती है। ठीक है, वंस मोर, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अश्योरेंस अगर मांगा जाए क्लाइंट द्वारा, तो अपने दिमाग को कैसे सेट करना है। क्लाइंट बोल रहा है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अश्योरेंस चाहिए, तो हम बोलेंगे ठीक है भाई ले ले, पर तू ये बता रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए या मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस, लिमिटेड एग्जामिनेशन चाहिए। अगर वो कहता है रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए, हम अपने दिमाग में पूरा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग सेट करके उसके लिए काम करेंगे, ऐसे सेट कर लेंगे। अगर वो बोलता है मुझे लिमिटेड एग्जामिनेशन या मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस चाहिए, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पे ही चाहिए, तो हम अपने दिमाग में केवल दो एस, क्या नाम लिखेंगे इसका, SRE। बात समझ में आई? ऐसे इसके बाद क्या बनेगा, SRE, रिव्यू इंगेजमेंट। RE का मतलब रिव्यू इंगेजमेंट, ए का मतलब ऑडिटिंग एंगेजमेंट। आगे चलो, हमारा क्लाइंट हमसे कहता है अश्योरेंस तो चाहिए पर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं, पर अश्योरेंस सर्विस ही चाहिए, आपसे चेकिंग ही करवानी है। अच्छा, रिपोर्ट ही चाहिए, ओके। तो इस केस में हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हमारे पास कौन से दिमाग में स्टैंडर्ड्स आ जाने चाहिए, एस ए ई, एश्योरेंस एंगेजमेंट। यहां पे ये ए पे ध्यान दो, ऑडिट नहीं है। एसएज में SA ऑडिट था, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, यहां पे स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। टोटल तीन है, तीनों अलग अलग कहानियां हैं। एक एग्जांपल मैंने यहां लिख रखा है जिसपे मैंने तुम्हें समझाया है, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वो पुराना डेटा नहीं है, हम तो एंटिसिपेट कर रहे हैं फ्यूचर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। मतलब वो P&L और बैलेंस शीट बनी है जो बन सकती है फ्यूचर में, उसके ऊपर एश्योरेंस दे रहे हैं कि अगर ऐसी बनाई जाएगी, हम हमारा काम है ऐसी, हम ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी बनाई जाएगी तो ठीक होगी, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर कंपनीज एक्ट, ऐसा एश्योरेंस। ठीक है, और ये SRS, ये तो कहता है हमें एश्योरेंस चाहिए ही नहीं, आप तो हमारे लिए कुछ काम कर दो। ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी प्रोफेशनल से काम कराया जा रहा है, अश्योरेंस के लिए नहीं। कोई कंपाइलेशन कर दो हमारे लिए, कोई सिस्टम बना दो अकाउंटिंग का, कुछ भी काम करा सकते हैं वो आपसे ऐसा। एज अ ऑडिटर आप कौन कौन से काम कर सकते हो, कौन से नहीं कर सकते हो, वो एक अलग बात हो गई है। बट वो जो भी आपसे काम करा रहे हैं वो सपोज अलाउड है, अलाउड है, तो जो भी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर बनेगी, उस एग्रीड अपॉन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग में अपने को काम करना है। इसके ऊपर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर तो ठीक है, पर इंस्टीट्यूट कहता है कि भैया हमारे भी दो स्टैंडर्ड रख लो, इनको तो फॉलो कर ही देना। तो SAE, SRS और SRE, ये तीन चीजें और जुड़ गई हैं हमारे सिलेबस में, अपार्ट फ्रॉम एसेज। तो केवल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, तो ये तीन चीजें यहां जुड़ी। और एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो पार्टनरशिप, सॉरी, ऑडिटिंग फर्म पे ही लगा दी हमने, कि इनको अपने अंदर क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना पड़ेगा, एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा और मेंटेन भी करना पड़ेगा जो क्वालिटी प्रोवाइड करता है ऑडिटिंग सर्विसेज में। खुद की ऑर्गेनाइजेशन में एज अ ऑडिटर आप ऐसा सिस्टम डेवलप करो कि उस सिस्टम की वजह से जो भी ऑडिटिंग सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो अपने क्लाइंट को, वो क्वालिटी सर्विसेज हो। आई होप ये लेक्चर हेल्पफुल होगा, इसे एक दो बार सुनना। मैं अगले लेक्चर में मिलूंगा, देखना कितनी तेज ये रिवाइज होता है। अगर तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी है, अगर कहीं बीच में मिस हो गया था तो फिर से सुन लो एक बार। मेरी कोशिश यही है कि जैसे जैसे लेक्चर होते जाए वैसे वैसे तुम्हारा ऑडिट परमानेंटली तुम्हारे दिमाग में सेव हो जाए कि एक्चुअली ये कैसे काम करता है ना। तो हम लॉजिकली समझ रहे हैं इसको, मैंने कुछ भी नहीं रटाया। ठीक है।